जब भी कॉन्शियसनेस की बात होती है या चेतना की बात होती है, हाँ ये जो वर्ल्ड है ये माइंड का ही प्रोजेक्शन है, लेकिन हमें होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बेस होता है। तो वेदांत की फिलॉसफी के हिसाब से जो पूरा ये वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, या यही तीन है जो कि इसके मूल में है, और वो है अहम, प्रकृति और आत्मा। भले ही चेतना भी कहीं ना कहीं पूरी तरह फिजिकल है, लेकिन कुछ है चेतना में जो कि खत्म नहीं हो रहा है। उपनिषदों के हिसाब से अगर देखें तो चेतना के 4 तल माने गए हैं, 4 लेवल्स माने गए हैं। 10 इंद्रियां होती हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इसका मतलब ये जो 14 चीजें हैं, इसे कोई है जो यूज कर रहा है, तो मतलब वो इन 14 चीजों से अलग हुआ। बस मन जब बाय डिफॉल्ट अपने स्टेट में काम कर रहा होता है, बस कल्पनाओं का सहारा लेके, अनलिमिटेड मेमोरीज, मतलब डे 1 से जो भी चीजें आपने देखी हैं वो सब एक तरीके से स्टोर रहती है। एक ऐसी इम्पॉसिबल अवस्था जो कि जागृति में बहुत मुश्किल है पाना। जब ये 3 स्टेट्स एनालाइज की तत्वज्ञानियों ने, ऐसे कैसे हो गया कि स्वप्न में जो जागृति में आपको दिख रहा है वो दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ये जो चौथी फिर स्टेट है, ये जो तुरीय है, चौथी अवस्था को फील करने का बस एक ही तरीका हुआ फिर। तो आज का वीडियो जिस टॉपिक पे बना है, ये एक क्वेश्चन था जो मुझे मेरे इंस्टाग्राम डीएम में आया मेरे एक सब्सक्राइबर से, जो कि खुद भी एक स्पिरिचुअल सीकर है। तो इनका नाम है आयुष, और ये मुझे पूछ रहे हैं कि दी चेतना क्या होता है, एकदम सटीक डेफिनेशन बताओ। तो यही है आज का वेदांतिक कॉन्सेप्ट कि चेतना क्या है, या जिसे आप कहते हैं कॉन्शियसनेस, वो क्या है। तो आयुष, चेतना या कॉन्शियसनेस, इसे समझने के लिए पहली बात तो एक डिफरेंस बहुत क्लियरली आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और वो ये कि जब भी कॉन्शियसनेस की बात होती है या चेतना की बात होती है, तो हम हमारे माइंड से उसे एसोसिएट कर लेते हैं कि जो मस्तिष्क है उससे आ रही है चेतना, या कहीं ना कहीं माइंड से रिलेशन है चेतना का, क्योंकि ह्यूमन बींग्स की आदत होती है कि वो सबसे ज्यादा अपने थॉट्स को प्रायोरिटी देते हैं, राइट। उनको लगता है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल करके या माइंड को कंट्रोल करके पूरा वर्ल्ड वो जो है जीत लेंगे एक तरीके से। वैसे इसमें देखा जाए तो कुछ पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। हाँ, ये जो वर्ल्ड है ये माइंड का ही प्रोजेक्शन है, लेकिन हमें होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। होलिस्टिकली मतलब कंप्लीटली देखना पड़ेगा, पूरे एग्जिस्टेंस को, पूरे शरीर को देखना पड़ेगा। तो जो चेतना है उसका रिलेशन एक तरीके से हमारे पूरे एग्जिस्टेंस से है, पूरी बॉडी से, बस माइंड से नहीं है। क्योंकि आपको आपके हाथ नहीं फील होते, आपको आपके पैर नहीं फील होते, पूरा शरीर आपको फील नहीं होता अगर चेतना नहीं होती। तो ऐसा नहीं होता कि बस माइंड आपको फील नहीं होता, चेतना नहीं होती तो। आर यू गेटिंग? तो होलिस्टिकली इसे एनालाइज करने से कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। हम बस माइंड से एक व्यक्तिगत रिलेशन निकाल लेते हैं, हम बस थॉट्स से एक व्यक्तिगत रिलेशन निकाल लेते हैं चेतना का। लेकिन नहीं, अगर आप एक्चुअली में एनालाइज करें, साफ साफ एनालाइज करें, तो आपके पूरे एग्जिस्टेंस का ही जो सोर्स है वो चेतना से आ रहा है। अगर आपकी चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो जो भी विजिबल बॉडी है या जो भी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी मटेरियल है, जो भी फिजिकल है, जिसे आप प्रकृति भी कहते हो, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मतलब वेदांत से कहीं ना कहीं आप थोड़े से रिलेटेड होंगे, और आपको ये पता होगा कि वेदांत में हमेशा 3 चीजों की बात की जाती है। जैसे साइंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बेस होता है, और फिर उसके ऊपर हम बाकी पूरे वर्ल्ड को स्ट्रक्चर करते हैं। वैसे ही वेदांत में, यानी कि तत्व ज्ञान में, क्योंकि वेदांत तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान मतलब कि ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है ये किस तरीके से बना हुआ है, कैसे चल रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, इसके लॉज क्या हैं, इसे जानना, ये तत्व ज्ञान कहलाता है। तो जो वेदांत है उसमें 3 होते हैं मूल में, और वो होता है अहम, प्रकृति और आत्मा। तो कहीं ना कहीं यही तीनों हैं जो कि तत्व ज्ञान के बेस में है, वेदांत के बेस में।
तो वेदांत की फिलॉसफी के हिसाब से जो पूरा ये वर्ल्ड है, पूरा जो संसार है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, मतलब दृष्टा को भी मिला के, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आप दृष्टा को नहीं छोड़ सकते। जब आप प्योर साइंस की बात करते हैं, फिजिकल साइंस की बात करते हैं, तो आप वर्ल्ड को एनालाइज करते हैं, लेकिन जब आप अध्यात्म की बात करते हैं तो आपको दृष्टा को भी देखना पड़ता है, मतलब कि जो इस वर्ल्ड को देख रहा है उसको भी देखना पड़ता है। तो फिर वेदांत के हिसाब से अगर आप एनालाइज करें तो ये जो पूरा संसार है, जो भी आपको दिख रहा है, इंक्लूडिंग योर सेल्फ, इंक्लूडिंग द दृष्टा, ये सब कुछ 3 चीजों से मिलके बने हुए हैं, या यही 3 हैं जो कि इसके मूल में है, और वो है अहम, प्रकृति और आत्मा। तो अब जो जीव है, जो अहम है, मतलब कि हम खुद, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, अगर हमने जन्म लिया है तो हम अहम हुए, ठीक है, हम जीव हुए। तो जो जीव है वो बाकी जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, उससे अलग होता है, क्योंकि वो खुद से मूवमेंट्स कर सकता है। एक नॉन लिविंग थिंग खुद से चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, डिसीजंस नहीं ले सकता। लेकिन ये जो जीव है, इसमें कुछ खास देखा गया कि ये एनालाइज कर सकता है, ये फ्री विल रख सकता है, एक ताजगी होती है इस जीव में, जैसे कि कोई रियल टाइम घटना हो रही हो, जैसे कि निरंतर तात्कालिक कोई घटना हो रही हो, लगातार रियल लाइफ में जो डेटा मिल रहा है वो इसे एनालाइज कर पा रहा हो, जो कि फ्रेश है, हर पल नया, हर पल नया, हर पल बदल रहा है, पुराना कुछ भी रह नहीं रहा है उसमें, पुराना कुछ भी बाकी नहीं रह रहा है, एक बदलाव हो रहा है लगातार, और रियल टाइम चेंजेस को फील कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स में देखेंगे, मटेरियल बस प्रकृति में देखेंगे, क्योंकि प्रकृति मतलब जितना भी फिजिकल है आप उसको प्रकृति बोल सकते हैं, हम मतलब आप जीव, जिसको मैं अभी डिफाइन कर रही हूँ, और आत्मा तो खैर इन सबका सोर्स हो गई, राइट। तो ये जो जीव होता है, इसमें ये देखा गया कि ये रियल टाइम डेटा में जी रहा है, एक रियल टाइम सिनेरियो में जी रहा है, जिसमें लगातार उसके सामने नई नई घटनाएं हो रही है, और जैसे वो नई घटनाओं को लगातार बदल के देख पा रहा है, लगातार एक कंटिन्यूस नई पर्सनालिटी बन के देख पा रहा है। तो ये जो लगातार एक फ्रेशनेस है, ये जो एनालाइजेशन है, ये बस जीव में ही है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। तो ये जो चीज है, इसी को जब तत्वज्ञानियों ने देखा तो उन्होंने ये महसूस किया कि इस जीव में कुछ तो ऐसा है जो भले ही जन्म के पहले दिन से बाय डिफॉल्ट मौजूद हो, जैसे कि उसकी आंखें, नाक, ये पूरा शरीर, ये पूरी दुनिया जो लगातार बदल रही है, भले ही ये पहले से मौजूद हो, ये बाय डिफॉल्ट मौजूद हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है इस जीव में, कुछ तो है इस शरीर के पार जो कि चला रहा है इस जीव को, जो कि सोर्स है इस जीव का, जिसे भले ये जीव खुद कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन वो इसे कंट्रोल कर रहा है। और दूसरी नजर से देखें तो भले ही वो इस जीव को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इस जीव के पास कहीं ना कहीं वो एक अधिकार है, एक चुनाव का अधिकार बोल लो, जिससे वो समय के इस प्रवाह को ऑल्टर कर सकता है, एक तरीके से बदल सकता है, और वो लगातार बदल सकता है जब तक वो जिंदा है, जब तक ये लाइफ उसके पास है, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग में नहीं है। तो इसी को फिर चेतना का नाम दिया गया, एक तरीके से कॉन्शियसनेस का नाम दिया गया, और जो फिजिकल है, जो जड़ है, उससे अलग देखा गया इसको। तो भले ही चेतना और जड़ का एग्जिस्टेंस एक दूसरे के बिना इम्पॉसिबल है, भले ही चेतना भी कहीं ना कहीं पूरी तरह फिजिकल है, लेकिन कुछ है चेतना में जो कि खत्म नहीं हो रहा है, जो कि लगातार बना हुआ है। भले फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी चलता रहे, एक्स चले, वाई चले, जेड चले, लेकिन कुछ है जो कि अलग कर रहा है चेतना को पूरे फिजिकल संसार से। तो ये जो डिफरेंस है, जो कि बियॉन्ड फिजिकल होते हुए भी इस फिजिकल सेल्फ में, इस फिजिकल बॉडी में ठहरा हुआ है, इसी को कहते हैं चेतना या कॉन्शियसनेस। अब इसे अगर आप और डीप में समझना चाहें आयुष, अगर आप समझना चाहें कि नहीं अभी भी मुझे बात समझ नहीं आ रही है, तो आपको फिर चेतना के 4 तलों को समझना पड़ेगा।
मतलब कि चेतना के 4 अलग अलग फॉर्म्स को समझना पड़ेगा। उपनिषदों के हिसाब से अगर देखें तो चेतना के 4 तल माने गए हैं, 4 लेवल्स माने गए हैं या 4 फॉर्म्स माने गए हैं, जो कि है जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। तो जब तत्वज्ञानियों ने इस पूरी चीज को एनालाइज किया, देखा कि पूरे दिन में ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये बस 3 अवस्थाओं में ही रह सकती है। पहली है जागृति, दूसरी स्वप्न और तीसरी सुषुप्ति। अब जागृति क्या है? जागृति चेतना की वो अवस्था है जब हमारी चेतना अपने पूरे फुल पोटेंशियल में होती है, एक तरीके से पूरी तरीके से एक्टिव होती है। मतलब उपनिषदों के हिसाब से आप देखें तो 10 इंद्रियां होती हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। अब मैं डिटेल्स में नहीं जा रही, लेकिन इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन्स, बेसिकली सेंस ऑर्गन्स। तो जो भी फिजिकल आपको चीजें दिख रही हैं, ठीक है, बाहर जितनी भी फिजिकल चीजें आपको दिख रही हैं, तो वो आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे अगर सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे आप में। तो जब चेतना अपने फुल पोटेंशियल में एक्टिवेटेड होती है, मतलब ये 10 की 10 जो इंद्रियां हैं ये एक्टिवेटेड होती हैं, और इसके अलावा जो अंतःकरण चतुष्टय होता है, मतलब कि जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये जो 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बेसिकली हमारे इनर वर्ल्ड को सिग्निफाई करती है कि हमारा जो इनर वर्ल्ड है। तो जागृति वो स्टेट होती है कॉन्शियसनेस की जब ये 14 की 14 चीजें, मतलब हमारी 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय की जो चीजें मैंने आपको बताई, वो ये 14 की 14 चीजें एक्टिवेटेड होती हैं, अपनी फुल पोटेंशियल के साथ काम करती हैं। जब चेतना अपने फुल पोटेंशियल को यूज करके काम कर सकती है, अब आपको क्लिक करना चाहिए कि वेट, यूज करके काम करती है, ऐसे क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो 14 चीजें हैं, इसे कोई है जो यूज कर रहा है, तो मतलब वो इन 14 चीजों से अलग हुआ। मतलब अगर ये 14 चीजें एक्टिवेटेड हैं जागृति की अवस्था में, तो इसका मतलब जो हमारा पूरा एग्जिस्टेंस ही है वो ही चल रहा है इन 14 चीजों से। तो जो चेतना है, फिर इसका मतलब वो इस एग्जिस्टेंस में है तो जरूर, क्योंकि वो इन 14 चीजों को यूज कर रही है इस एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो इन 14 चीजों के बाहर की है, वो इन 14 चीजों में नहीं है। वो बस यूज कर रही है इन 14 चीजों का, ताकि वो जो ये विजिबल संसार है उसको ऑपरेट कर सके, उसे चला सके। तो जब चेतना अपने फुल पोटेंशियल में इन सारी 14 चीजों को यूज करके इस संसार को क्रिएट कर लेती है, जिसे आप छू सकते हैं और साथ ही साथ कल्पना भी कर सकते हैं, तब वो होती है चेतना की जागृत अवस्था। तो इसी से फिर आपको आइडिया मिल जाएगा कि स्वप्न क्या होता है। फिर स्वप्न चेतना की वो अवस्था है जब ये जो 14 चीजें हैं ये सारी एक्टिवेटेड नहीं रहती, बस मन काम कर रहा होता है। जो अंतःकरण है उसमें भी बस मन काम कर रहा होता है, जो मैंने कहा ना, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो बस मन जब बाय डिफॉल्ट अपने स्टेट में काम कर रहा होता है, बस कल्पनाओं का सहारा लेके, तो स्वप्न में क्या होता है, ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, ये एक तरीके से डीएक्टिवेटेड हो जाती है टेम्पररी टाइम के लिए। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं ये हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, और मन बस एक लूप में चलता रहता है जिसमें वो चित्त की मेमोरीज को यूज करके बस बाय डिफॉल्ट कल्पनाओं का सहारा लेते रहता है। मतलब जो अंतःकरण चतुष्टय मैंने आपको बताए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें जो चित्त होता है इसमें होती है बहुत सारी मेमोरीज, अनलिमिटेड मेमोरीज। मतलब डे 1 से जो भी चीजें आपने देखी हैं वो सब एक तरीके से स्टोर्ड रहती है, एक हार्डवेयर रहता है जो कि स्टोर्ड रहता है। और जो मन होता है वो क्या करता है, वो इन्हीं चित्त की मेमोरीज को यूज करके एक कल्पना की स्टेट में चला जाता है। तो स्वप्नावस्था वो अवस्था होती है चेतना की जब मन इंद्रियों का सहारा नहीं लेता, जो रियलिटी, जो तथ्य है सामने, उसका सहारा नहीं लेता, बल्कि खुद ही की कामनाओं को पूरा करने के लिए या खुद ही की कामनाओं को एक तरीके से पूरा करते हुए कल्पनाएं बनाता रहता है मेमोरीज का यूज करके, जो कि उसे चित्त से मिलती है।
अब जो सुषुप्ति है वो क्या होती है? तो सुषुप्ति वो अवस्था होती है चेतना की जब ये संसार एक तरीके से मिट जाता है। कुछ पल के लिए एक ऐसी रियलिटी का सामना करती है ये चेतना जो कि उसको पता ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सच देखती है जो कि वो कभी सोच ही नहीं सकती कि पॉसिबल है। ये शरीर रहता तो है जिंदा, लेकिन वो एक ऐसी गहरी नींद के स्टेट में चला जाता है। बेसिकली सुषुप्ति तब आती है आपको जब आप रात को गहरी नींद के पलों में होते हैं, जब स्वप्न अवस्था से भी आप पार में चले जाते हैं और स्वप्न आना भी बंद हो जाते हैं आपको। वो भी बहुत मुश्किल से आती है। अगर बहुत ही डिस्टर्ब्ड माइंड है आपका, अगर बहुत सारी कामनाएं बसी हुई हैं आपकी और बहुत कुछ आपके मन में चल रहा है, तो स्वप्न की ही स्टेट रहती है ज्यादातर तो। लेकिन फिर भी 2 घंटे या 3 घंटे होते हैं ऐसे जब चेतना जो है सुषुप्ति में आती है। तो सुषुप्ति वो स्टेट होती है जब रियलाइज होता है मन को कि एक ऐसी स्टेट भी पॉसिबल है चेतना की जब कुछ भी ना हो, जब सब कुछ मिट जाए। जैसे कि एक तरीके से सुसाइड कर लिया हो चेतना ने, मिट गई हो वो, कि वो है ही नहीं। वो जिंदा तो है लेकिन वो एक ऐसे गहरे खालीपन में प्रवेश कर चुकी है, वो एक ऐसे गहरे खाली समुद्र में प्रवेश कर चुकी है जिसमें बस शांति है, जिसमें बस आनंद है, जिसमें कोई कामनाएं नहीं बची है और फिर भी वो जिंदा है। एक ऐसी इम्पॉसिबल अवस्था जो कि जागृति में बहुत मुश्किल है पाना, जिसमें कुछ पल के लिए ही सही लेकिन चेतना भूल जाती है अपने सारे पर्सनालिटीज को, अपने अटैचमेंट्स को, अपनी कामनाओं को कि वो ये पाना चाहती है या वो पाना चाहती है, या अगर उसे ये नहीं मिलेगा तो वो खुश नहीं होगी, उसे परिवार नहीं मिलेगा तो वो खुश नहीं होगी, या उसे सत्संग नहीं मिलेगा तो वो खुश नहीं होगी। वो बस होती है उस स्टेट में, बस वो होती है और फिर भी खुश होती है, शांति में होती है। तो जब ये 3 स्टेट्स एनालाइज की तत्वज्ञानियों ने, तब वो इस कंक्लूजन में पहुंचे कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये बस इतना ही नहीं है जो हमें दिख रहा है, वरना ये बदल नहीं सकता था। अगर ये सही में ऐसा ही होता जैसा हमें दिख रहा है, जैसा जागृति में दिख रहा है, तो फिर स्वप्न अवस्था कैसे आ जाती या सुषुप्ति कैसे आ जाती? जब सुषुप्ति है या स्वप्न अवस्था है, तब कौन है जो उसे देख रहा है? इतना कैसे बदलाव आ गया जागृति से सुषुप्ति में? तो इसका मतलब ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, ये जैसी दिख रही हैं वो वैसी है ही नहीं, और जो इसे देखने वाला है, जो बेस में है, जिससे कि ये तीनों अवस्थाएं उठ रही हैं एक तरीके से, वो इन तीनों के जैसा है ही नहीं, वो इसके पार का है। और वही है जो इन तीनों अवस्थाओं को कंट्रोल कर रहा है। वो ना होता तो ये तीनों अवस्थाएं दिख नहीं सकती थी। और इन तीनों में से कोई भी अवस्था कांस्टेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। और उसका प्रमाण ये है कि वो बदल जा रही है। अगर ये तीनों अवस्थाओं में से कोई भी एक अवस्था सत्य होती तो वो बदल नहीं सकती थी। ऐसे कैसे हो गया कि स्वप्न में जो जागृति में आपको दिख रहा है वो दिखाई ही नहीं दे रहा, या सुषुप्ति में जो आपको जागृति या स्वप्न में दिख रहा है वो गायब हो जा रहा है? तो इसका मतलब चेतना की जो ओरिजिनल अवस्था है वो इन सब से पार की है, और उसी को फिर नाम दिया गया चेतना की चौथी अवस्था, जिसे कि तुरीय भी कहा जाता है, जो कि इन सब का आधार है, मूल है। जिसे कि अगर आप गहराई से समझे तो उसे ही आत्मा भी कहा जाता है। तो ये जो तुरीय है, ये चेतना की वो अवस्था है एक तरीके से जिसमें कि सारी चेतना की अवस्थाएं विलुप्त हो जाती है, एक तरीके से शून्य में आ जाती है। और यही वो है जिससे कि ये तीनों अवस्थाएं एक तरीके से उद्भूत भी हो रही है, एमर्ज भी हो रही है। ये कहीं ना कहीं दिखाई तो नहीं दे रही हमें ऐसे कि जिसका किसी भी तरीके से सेंस ऑर्गन्स मूल्यांकन कर सके, देख सके,
बता सके कि नहीं यही वो है, ये तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यही है जिससे चेतना की सारी अवस्थाएं जो है एमर्ज हो रही हैं, चाहे वो जागृति हो, स्वप्न हो और सुषुप्ति हो। और यही वो कांस्टेंट अवस्था है चेतना की, जो है ही, उसका कोई आदि नहीं है और कोई अंत भी नहीं है, वो बस है, जो मर नहीं सकती, जो इमॉर्टल है और जिसका शायद कभी जन्म भी नहीं हुआ है, लेकिन बस एक टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए क्योंकि हमने जन्म ले लिया है और फिजिकल मटेरियल्स के साथ ये चेतना एसोसिएट हो गई है कहीं ना कहीं, बस इसी वजह से ये जो चेतना की बाकी 3 अवस्थाएं हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, जो कि हो नहीं सकती थी अगर ये चौथी अवस्था नहीं होती कॉन्स्टेंटली तो। और उसका प्रमाण ये है कि चाहे चेतना की जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो या सुषुप्ति हो, कोई है जरूर जो कि इन तीनों को देख रहा है और जो खुद नहीं बदल रहा। भले अवस्थाएं बदल जा रही हैं लेकिन वो तो वैसा का वैसा ही है। तो ये जो चौथी फिर स्टेट है, ये जो तुरीय है, इसी को फिर माना गया कि ये चेतना की शुद्धतम अवस्था है, विशुद्ध चैतन्य है ये, जिसका कि कोई फॉर्म नहीं है, जो कि फॉर्मलेस है, लेकिन वो हर जगह मौजूद है, चेतना की सारी अवस्थाओं में मौजूद है। तो फिर जो विशुद्ध चैतन्य है, जो विशुद्ध बस चेतना ही है, जो चेतना मात्र है, वो है तुरीय, वो है आत्मा। और जो बाकी 3 अवस्थाएं हैं चेतना की, उसे फिर अशुद्ध चेतना का नाम दिया गया कि वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। वो दिखाई इसीलिए दे रही है क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चीजें हैं, जो मिट्टी, पानी, हवा, वो मिक्स हो गई है उसके साथ, और इस वजह से हमें एक अलग अलग फॉर्म्स में दिखाई दे रही है चेतना। तो चेतना है तो एकमात्र ही, जो कि ना ही जन्मी है और ना ही उसका कोई अंत है, लेकिन क्योंकि वो अशुद्ध हो गई है इसलिए हमें चेतना के बाकी 3 अवस्थाओं के थ्रू वो दिखाई दे रही है। इस चौथी अवस्था को फील करने का बस एक ही तरीका हुआ फिर, जब चेतना अपनी जागृत अवस्था में है, पूरी है, अपने आप को देख पा रही है, दृष्टा बन के देख पा रही है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में तो ये बहुत ही मुश्किल है खुद को देख पाना, क्योंकि जैसी थोड़ी कॉन्शियसनेस आना शुरू होती है स्वप्न अवस्था में, सपना जो है वो टूट जाता है। और सुषुप्ति में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में जो अहम है, जो जीव है, वो एक गहरी नींद में, गहरी बेहोशी में चला जाता है। तो इसका मतलब फिर जो चेतना है उसे अगर कुछ बदलाव करने हैं, इस चौथी अवस्था को अगर कुछ बदलाव करने हैं समय की धारा में, तो वो बस जागृति में ही पॉसिबल है। क्योंकि जागृति ही वो स्टेट है जब ये जो विशुद्ध चैतन्य है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अलग अलग चीजों के माध्यम से इशारा दे रहा है इस जीव को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर प्रेजेंट मोमेंट में जीव उस चेंज को एग्जीक्यूट कर दे तो वो पूरी जागृति ही स्टेट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। So that was it for this video guys. I hope आयुष आपको समझ आया होगा चेतना के बारे में कि चेतना क्या है। आप में से भी किसी को अगर कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं। अगर मुझे आपका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा जिससे बाकी सबकी भी हेल्प हो सकती है तो मैं जरूर वीडियो में उसका जवाब देने का पूरा ट्राई करूंगी।